आज हम बताने जा रहे हैं गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय। इस थ्योरम को पढ़ने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस थ्योरम को पढ़ने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आएगा तभी गॉसेस थ्योरम समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तब समझ में आएगा जब आप पढ़िएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तब समझ में आएगा जब आप पढ़िएगा कूलम्ब्स लॉ। साथ में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कूलम्ब्स लॉ साथ में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी एक टॉपिक पढ़ने के लिए आपको इतना टॉपिक पढ़ना है। एक टॉपिक समझने के लिए आपको इतना टॉपिक समझना है। पहले कूलम्ब्स लॉ, फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तब गॉसेस थ्योरम। ये सभी टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी गॉसेस थ्योरम इस पांचों टॉपिक पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले गॉसेस थ्योरम देखिए क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, the amount of electric flux linked with a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of the charge enclosed by the closed surface। हिंदी में इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से जुड़ा कुल विद्युत फ्लक्स बंद सतह के अंदर स्थित आवेश Q का 1 by एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यदि बंद सतह
निर्वात में स्थित हो, इफ द क्लोज सरफेस इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, वैक्यूम कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि यह कोई क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज है Q, तो इस क्लोज सरफेस से जुड़ा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस क्लोज सरफेस से जुड़ा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस, विद्युत फ्लक्स का मतलब इस सतह को पार करने वाले विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस सरफेस को क्रॉस कर रही है उसकी संख्या को हम लोग कहते हैं विद्युत फ्लक्स। तो गॉसेस थ्योरम का कहना है कि किसी बंद सतह के से जुड़ा कुल विद्युत फ्लक्स, कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस बंद सतह, उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। कब? जब यह सरफेस वैक्यूम में स्थित हो, यानी कि देयरफॉर अकॉर्डिंग टू, एक मिनट, therefore according to गॉसेस थ्योरम, पहले ऐसा कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए तब हम फिर से समझाते हैं। If a charge plus Q is placed at the center of a closed surface, then यदि कोई आवेश Q बंद सतह के केंद्र पर स्थित हो, तब उस बंद सतह से तब गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार then according to Gauss's theorem, the amount of electric flux linked with the closed surface will be
तो अब गॉस के प्रमेय के अनुसार बंद सतह से जुड़ा कुल विद्युत फ्लक्स होगी कितना, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही कहता है गॉसेस थ्योरम। अगर यह क्लोज सरफेस, अब क्लोज सरफेस स्फीयर भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, क्यूबिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी शेप में हो सकता है, लेकिन क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर कोई बंद सतह, कोई क्लोज सरफेस वैक्यूम में स्थित है तो उस क्लोज सरफेस से जुड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कितना होगा, उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उस चार्ज के 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो गया। कहने का मतलब यह है कि अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड अधिक है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू अधिक होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस अधिक होगा। इस सतह को पार करने वाले विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होगी। ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यह क्लोज सरफेस वैक्यूम में न होकर के किसी दूसरे मीडियम में हो तो क्या होगा, इसकी जगह पर के एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इफ द क्लोज्ड surface is placed in a medium other than vacuum और एयर दोनों, वैक्यूम और एयर दोनों, ठीक है, यदि बंद सतह निर्वात या हवा को छोड़कर दूसरे किसी माध्यम में स्थित हो तब क्या होगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। तब क्या होगा, तब फाई बराबर होगा, ई माने इलेक्ट्रिक, क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट या फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहां के या एप्सिलॉन आर माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, परावैद्युत नियतांक, के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, माध्यम की परावैद्युत नियतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता है, where K and epsilon R are dielectric constant और
रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ये मैं बता चुका हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी टॉपिक पढ़िएगा, उसमें यह हम बताए हैं, ये दोनों चीज हम बताए हैं। किसी मीडियम का परमिटिविटी उसके जगह पर यह हो जाएगा या यह हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आया कहां से। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, परंतु विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, देयरफॉर फाई बराबर ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही गॉसेस थ्योरम हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब है गॉसेस थ्योरम का प्रूफ। तो मान लीजिए कि यह जो चार्ज Q है वह R रेडियस वाले स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर स्थित है। लेट ए चार्ज Q is kept at the center of closed surface, center of a closed surface, closed spherical surface। यह कुछ भी हो सकता है, spherical surface of radius r। मान लिया कि कोई आवेश Q R त्रिज्या वाली किसी गोलीय सतह के केंद्र पर स्थित है। ड्यू टू दिस चार्ज magnitude of intensity of electric field at each point on the spherical surface are equal। इस आवेश के कारण गोलीय सतह के प्रत्येक बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बराबर होगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा? चार्ज Q सभी पॉइंट के लिए है, डिस्टेंस R सभी पॉइंट के लिए है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा प्रत्येक पॉइंट पर? प्रत्येक पॉइंट पर अलोंग रेडियस परपेंडिकुलर टू दैट पॉइंट होगा। परपेंडिकुलर टू दैट पॉइंट क्यों होगा? क्योंकि यह अलोंग रेडियस होगा। अलोंग रेडियस होगा इसीलिए यह परपेंडिकुलर टू ईच पॉइंट होगा। प्रत्येक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। एक मिनट, एक लाइन और लिख लीजिए। एंड directions are perpendicular to each point, और दिशा प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होगी। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? नाउ magnitude of intensity of electric field at any point P on the spherical surface। अब गोलीय सतह के किसी एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। और यही परिमाण सब पर होगा, इस पॉइंट पर भी, क्योंकि इस पॉइंट के लिए भी डिस्टेंस r है, तो 1/4πε0 Q/r² इस पॉइंट के लिए भी होगा। 1/4πε0 Q/r² इस पॉइंट के लिए भी होगा। 1/4πε0 Q/r² इस पॉइंट के लिए भी होगा। इस पॉइंट के लिए भी होगा, इस पॉइंट के लिए होगा, इस पॉइंट के लिए होगा। सभी पॉइंट के लिए मैग्नीट्यूड सेम होगा। वह कितना होगा? 1/4πε0 Q/r²। मान लीजिए इस पॉइंट P के चारों ओर एक बहुत छोटा क्षेत्र है dA। मान लीजिए इस पॉइंट P के चारों ओर एक बहुत छोटा क्षेत्र है dA, एरिया है dA, तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन कभी कभी उसका यूज वेक्टर क्वांटिटी के रूप में किया जाता है। तो जिस वेक्टर क्वांटिटी के रूप में यूज किया जाता है, उस वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड उस एरिया के बराबर होता है,
और डायरेक्शन अपवर्ड होता है। डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपवर्ड होता है, यानी कि यह एरिया वेक्टर हो गया। उसी तरीके से वेरी स्मॉल एरिया डीए अराउंड पॉइंट पी कैसा होगा? सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि बहुत बड़े स्फेयर का, बहुत बड़े स्फेरिकल सरफेस का बहुत छोटा सतह कैसा होता है? प्लेन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो अर्थ है, अर्थ ये क्या है? स्फेरिकल है, लेकिन इसका बहुत छोटा सरफेस हम लोग देखते हैं, बहुत छोटा पार्ट हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को कैसा दिखाई देता है? हम लोग को यह प्लेन दिखाई देता है। ठीक है, उसी तरीके से इस स्फेरिकल सरफेस का कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P के चारों ओर वेरी स्मॉल एरिया है। इस स्मॉल एरिया के का एरिया वेक्टर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी एरिया वेक्टर भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हो जाएगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा प्रत्येक पॉइंट पर। यहां भी छोटा सरफेस लीजिएगा, इसका भी सेम डायरेक्शन हो जाएगा। यहां भी छोटा सरफेस लीजिएगा, उसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा। इस तरीके से प्रत्येक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पॉइंट के चारों ओर वेरी स्मॉल एरिया का एरिया वेक्टर क्या होगा? सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वह भी परपेंडिकुलर होगा। तो नाउ the amount of electric flux linked with very small area, linked with very small area dA around the point P, very small area dA around the point P। अब बिंदु P के गिर्द स्थित अत्यंत छोटे क्षेत्र dA से जुड़ा विद्युत फ्लक्स। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो देखिए इस स्मॉल एरिया डीए से जो पॉइंट पी के चारों ओर है स्मॉल एरिया, उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? डी फाई इक्वल टू, डी फाई क्यों? फाई का छोटा रूप डी फाई, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डीए, ई डीए कॉस थीटा, थीटा के जगह पर कॉस जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि सेम डायरेक्शन में, इसलिए जीरो हो गया। कॉस जीरो 1 होता है, ई डीए नीचे लिख दिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और उस पॉइंट पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ होल स्फेरिकल सरफेस, अतः संपूर्ण गोलीय सतह से जुड़ा कुल विद्युत फ्लक्स। तो स्मॉल एरिया डीए से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वैसा वैसा डीए मिल करके टोटल स्फेरिकल सरफेस का निर्माण करता है, टोटल स्फेरिकल सरफेस को फॉर्म करता है। तो टोटल स्फेरिकल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यह हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा सो देख लीजिए।
क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि फाई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई बराबर ई डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो प्रत्येक पॉइंट पर इक्वल है, यानी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसलिए इस ई को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। अब बच गया इंटीग्रेशन डीए। तो सभी स्मॉल एरिया मिल करके क्या करता है, स्फेरिकल सरफेस का निर्माण करता है। तो इंटीग्रेशन डीए ए हो गया, इंटीग्रेशन डीए ए होगा, लेकिन वह ए किसके बराबर होगा, होल स्फेरिकल सरफेस के बराबर होगा, क्योंकि डीए क्या है, उसी स्फेरिकल सरफेस का एक बहुत छोटा टुकड़ा है। इसलिए यह ई का मैग्नीट्यूड पहले हम लिख दें 1/4πε0 Q/r², और तब इंटीग्रेशन डीए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4πr²। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr² होता है। गोलीय सतह का क्षेत्रफल 4πr² होता है, इसलिए यह 4πr² हो गया। अब क्या मिला हमको, वही जो हमको प्रूफ चाहिए था, 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, देयरफॉर फाई इक्वल टू Q/ε0। r² से r² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, Q/ε0। यही गॉसेस थ्योरम था। आई बात समझ में? चलिए इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। दिस इज गॉसेस थ्योरम, दिस इज गॉसेस थ्योरम। एक बार फिर से हम दोहरा दें, गॉसेस थ्योरम समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझने के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड समझना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए कूलम्स लॉ समझना होगा, और साथ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी भी समझना होगा। इतना टॉपिक समझिएगा तब यह गॉसेस थ्योरम समझ में आएगा। यह अपने आप में बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन कठिन उनके लिए है जिनका पीछे का वो 5-6 टॉपिक जो हम शुरू में लिखे थे छूट गया है, उनके लिए यह बहुत कठिन है, उनको यह बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इसलिए वो सब टॉपिक तैयार करने के बाद तब इस टॉपिक को तैयार कीजिएगा, तब समझ में आएगा। आज इसमें इतना ही।